नमस्कार बच्चों, पिछले लेक्चर में हम डायफ्राम तक का अध्ययन किए थे। आज उससे हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज हम पढ़ाएंगे स्वच्छोश्वास। क्या? स्वच्छोश्वास। हेडिंग डालिएगा बच्चों, स्वच्छोश्वास। क्या हेडिंग डालोगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। सिंपल में स्वच्छोश्वास को बोले तो सांस लेना। क्या बाबू? सांस लेना ही क्या कहलाता है? स्वच्छोश्वास कहलाता है। सांस लेना ही क्या कहलाता है? स्वच्छोश्वास कहलाता है। समझा बाबू? हल्ला ने तो हम हेडिंग डाले हैं स्वच्छोश्वास। स्वच्छोश्वास पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है कि निश्वसन क्या होता है और निःश्वसन क्या होता है। क्या नाम है? निश्वसन और निःश्वसन। सुनो बाबू, दो टर्म हैं। एक है निश्वसन। क्या है? निश्वसन। और एक है निःश्वसन। क्या बाबू? दोनों एक जैसा लग रहा है। एक है निश्वसन और एक है निःश्वसन। दो है। अगर जब बाबू वायु को फेफड़ों में ले जाएंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निःश्वसन। वायु को स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त वायु को, ऐसे बोल सकते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहेंगे? निःश्वसन। और कार्बन युक्त वायु को फेफड़ों से वायुमंडल मतलब बाहर निकालने की क्रिया, फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया आपका क्या कहलाएगा? बोलो निः। तो क्या हवा निकलता है? निः निकलता है। हल्ला नहीं करना है। निःश्वसन। एक है निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन। तो हेडिंग डालिए, आगे हम क्या पढ़ते हैं? निःश्वसन। निःश्वसन में क्या लेते हैं? वायु को फेफड़ों में ले जाते हैं और निःश्वसन वायु को फेफड़ों से बाहर निकालते हैं। तो एक है निःश्वसन, एक है निःश्वसन। चल लिखिएगा निःश्वसन। क्या लिखे बाबू? पहला टर्म है निःश्वसन। निःश्वसन को ही कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे इंस्पायरेशन। क्या कहेंगे? समझा बाबू? तो इसका परिभाषा लिखिएगा। ऑक्सीजन युक्त वायु को, ऑक्सीजन युक्त वायु को, ऑक्सीजन युक्त वायु को, ऑक्सीजन युक्त वायु को कहां तक पहुंचाना? फेफड़ों तक पहुंचाना। ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने क्रिया को, पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन या प्रश्वास, निःश्वसन कहते हैं। समझा बाबू? ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। उसको प्रश्वास भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते। समझा इतना तक? और फेफड़ा में क्या बन गया है? फेफड़ा में कौन आएगा? कार्बन युक्त वायु। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से कहां निकालना? बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? निःश्वसन। हाँ, निः। ये है नी और वो है नी। तो बी में कौन लिख दीजिएगा? निःश्वसन। क्या बाबू? निःश्वसन। निःश्वसन को कहते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सपायरेशन। क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। हाँ बाबू, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया, क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। निःश्वसन कहलाती है। समझा यहां तक बच्चों? अब इधर ध्यान दो। देखो फेफड़ों में ले गए तो निःश्वसन, फेफड़ों से बाहर निकाले तो अच्छा, यही तो सांस लेना, ये क्या हुआ? निःश्वसन। इसी को तो कहते हैं सांस लेना। तो एक निःश्वसन और एक निःश्वसन मिलके क्या बनाता है? श्वासोच्छ्वास। तो लिखेंगे कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? तो निःश्वसन तथा निःश्वसन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो एक निःश्वसन, एक निःश्वसन मिलके क्या बनाया? एक श्वासोच्छ्वास बनाया। मतलब एक बार सांस लिए, है ना जी? एक बार सांस लिए, उसी को एक सिंपल टर्म में क्या बोल देते हैं? सांस लेना। तो कितना लोग इसे पहले पढ़ा देते हैं, हम बाद में पढ़ाते हैं। यहाँ पर ज्यादा अच्छा से हम समझा पाते हैं। क्यों? कि कुछ टर्म आप जान गए हैं ना इससे संबंधित बातें, तो हम इसको बाद में पढ़ाना। कितना शुरू करेंगे लेक्चर तुरंत बोलेंगे सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है, डायरेक्ट बताएंगे। लेकिन हम आगे श्वसन पढ़ा दिए तो फिर हम पढ़ा रहे हैं इस बात को, ताकि हम ज्यादा अच्छा से समझा पाए बच्चों को। तो लिखिएगा श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, हेडिंग डालिएगा। किसका परिभाषा हम दे रहे हैं? श्वासोच्छ्वास। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा जी? बाबू नहीं दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है बाबू? अच्छा, तो हम ये यहाँ ये तो लिख लियो बाबू, ये सारा लिख लियो। तो हमें इस श्वासोच्छ्वास से हेडिंग डाला हुआ ही है, उसका परिभाषा हम दे देते हैं। तो लिखिए निःश्वसन। अच्छा, निःश्वसन को और क्या नाम है? प्रश्वास। और निःश्वसन को उच्छ्वास। तो निःश्वसन तथा निःश्वसन के सम्मिलित रूप को निःश्वसन तथा निःश्वसन के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब एक निःश्वसन और एक निःश्वसन मिलके एक क्या बनाएगा बाबू? एक श्वासोच्छ्वास बनाएगा। हाँ, ये समझ में बाबू? एक निःश्वसन और एक निःश्वसन मिलके क्या बनाएगा? देखो, निःश्वास लेने में लगेगा 2 सेकेंड और ये कितना लग जाएगा? 3 सेकेंड। एक श्वासोच्छ्वास होने में कई सेकेंड लगेगा? 5 सेकेंड। ठीक है जी। अब देखो 5 सेकेंड, 1 मिनट में कई सेकेंड होता है? 60 सेकेंड को 5 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 12 25 60। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, हो सकता है ये 2 सेकेंड में सम्मिलित हो जाए, तो कितना लग जाए? 4 सेकेंड लग जाए।
हाँ समझा? हो सकता है ये 2 सेकंड में, 2 सेकंड में लिए, 2 सेकंड में छोड़ भी दे, ऐसे मतलब निश्चित नहीं। तो 4 सेकंड हो गया। अब देखिए 60 से 4 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 होता है ना जी? 20 होता है। तो लगभग 1 मिनट में हम 15 से 17 बार सांस लेते हैं। 15 से 17 बार सांस लेते हैं। तो लिखिएगा नोट करके। थोड़ा बहुत समझ में आया ना कि जरूरी है कि 1 सेकंड निश्चित टाइम हो, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन मोटा तौर पर 1 मिनट में देखा जाए तो कितने बार हम श्वास लेते हैं? 15 से 17 या 17 से 18 बार, है ना जी? तो हम लोग का श्वासोच्छ्वास की क्रिया 1 मिनट में कितने बार होते हैं? तो 15 बार या 15 बार निश्वासन हुआ तो 15 बार निश्वासन भी होगा। ठीक है बाबू? तो लिखिएगा 1 मिनट में मनुष्य 15 से 17 बार सांस लेता है। सांस लेना मतलब क्या हुआ? श्वासोच्छ्वास ही हुआ। 1 मिनट में मनुष्य 15 से 17 बार सांस लेता है। ठीक है जी? ये नहीं 72 बार बोल देना, वो क्या धड़कता है, हाँ वो अलग चीज है, समझा? उसको यहां पर नहीं ऐड कर देना है। ठीक है? हाँ बाबू, ये बात समझा बाबू? 1 मिनट में मनुष्य 15 से 17 बार सांस लेता है, समझा? अब हम ये पढ़ेंगे कि श्वासोच्छ्वास में निश्वासन के दौरान क्या होता है और निश्वासन के दौरान क्या होता है, ये चीज अब हम जानेंगे। निश्वासन के दौरान क्या होता है और निश्वासन के दौरान क्या होता है, ये आप लिख लिए? ये लिख लिए? नहीं लिखा तो रुकेंगे बाबू। देखो बाबू, बात को समझा? आगे क्या करेंगे हम लोग? निश्वासन के दौरान, निश्वासन के दौरान क्या क्या घटना घटित होगा, एक एक टर्म, एक एक बात को लॉजिक से समझेंगे। निश्वासन के दौरान क्या क्या घटना? निश्वासन के दौरान पहला क्या क्या होगा बाबू रे? निश्वासन के दौरान आगे डायफ्राम जो देखो निष्क्रिय अवस्था में, जब श्वास हम छोड़ दे, नहीं तो श्वास ले रहे हैं नहीं तो श्वास छोड़ रहे हैं, तो आपका डायफ्राम ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है बाबू? आप श्वास ना तो ले रहे हैं ना तो ये गुंबद आकार का बनेगा। जैसी इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाता है, ना कि ऐसे हो जाएगा। समझे? कैसे हो जाता है? ऐसे चपटा हो जाता है। ऐसे कैसे? निष्क्रिय अवस्था में कौन सा अवस्था में रहता है? गुंबद आकार के होता है। और जैसे श्वास लेते हैं तो ये चपटा हो जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। दाब घटने के कारण अंदर में दाब कम गया, बाहर में दाब क्या रहता है? तो ऑक्सीजन बोलो वायु कहाँ चलाता है? फेफड़ों में आ जाता है। यही ना होता है। तो देखिएगा निश्वासन के दौरान क्या होता है? डायफ्राम चपटा हो जाता है। पहला क्या होगा? निश्वासन के दौरान क्या क्या क्रिया होता है? पहला क्रिया घटना क्या होगा? पहला होगा डायफ्राम संकुचित होता है। इसमें मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आता है जी, संकुचित होता है। डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। ये क्रिया होगा, डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है। और ये जो पसलीय हड्डियां क्या है? फैल जाती है। डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है। पसलियां फैल जाती है। पसलियां भी क्या हो जाती है? फैल जाती है। और क्या होगा जी? इसका आयतन ये सब क्रिया कब हो रहे हैं? निश्वासन के दौरान। निश्वासन के दौरान क्या होंगे? आपका डायफ्राम क्या होंगे? संकुचित ऐसे हो जाएंगे डायफ्राम। ठीक है? डायफ्राम चपटा हो जाएंगे, संकुचित होकर चपटा हो जाएंगे। डायफ्राम का चपटा हो जाना पसलियों को
फैल जाना। अगर ये दोनों क्रिया होंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा? तो निःश्वसन के दौरान यहाँ पर वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को और इसके नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? उदर गुहा। ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? डायफ्राम। वक्ष गुहा उदर गुहा को अलग करने का कार्य डायफ्राम करता है। ठीक है जी। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसका आयतन क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना जी। तो क्या लिखिएगा कि वक्ष गुहा का आयतन, बोलो रे बच्चों, वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा के आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा जी? वक्ष गुहा में निम्न दाब उत्पन्न होगा। वक्ष गुहा में कैसा दाब उत्पन्न होगा? वक्ष गुहा में निम्न दाब, वक्ष गुहा में निम्न दाब उत्पन्न होगा। ये सब क्रिया होंगे कि नहीं? ये सब क्रिया कब होंगे? निःश्वसन के दौरान। निःश्वसन के दौरान क्या होंगे? डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाएंगे, मतलब इस लेवल में आ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ के पूरा ये वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? ये देखो वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर वक्ष गुहा में निम्न दाब उत्पन्न होंगे। जब निम्न दाब उत्पन्न हो गया तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करेंगे। यही वायु फेफड़ों में प्रवेश करेंगे तो भी उसको क्या कहेंगे? निःश्वसन। वायु निम्न दाब उत्पन्न के कारण, निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण क्या? बाहर की वायु, बाहर में उच्च दाब वाले वायु कहाँ प्रवेश करेंगे? फेफड़ों में प्रवेश करेंगे। फेफड़ों में प्रवेश करेंगे। समझा बच्चों? क्या हुआ? समझो बात को। आपका ये हुआ कि वक्ष गुहा का आयतन ओवरऑल क्या हो गया? बढ़ गया। पहला तो हुआ डायफ्राम चपटा हो गया। पसलियां क्या हुआ? फैल गया, जिसके कारण ओवरऑल आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो यहाँ पर वायु दाब घट गया। जब इसमें वायु दाब घट गया तो ऐसा यहाँ कैसा दाब उत्पन्न हुआ? निम्न दाब। बाहर की तरफ कैसा दाब है? उच्च दाब। तो हवा किधर से किधर बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब। फेफड़ा में निम्न दाब है तो इधर से हवा किधर चली आई? निम्न दाब की तरफ। तो बात को समझा? निःश्वसन के दौरान इतना घटनाएं घटित हुई। अब हम जान लेते हैं कि निःश्वसन के दौरान क्या होगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों। हम यहां पर क्या लिख देते हैं? निःश्वसन के दौरान क्या होगा? एक कर हम मुंह मिटा लें। तुम कैसे मिटाओगे? फिर से लिखना पड़ेगा तुम्हें। निःश्वसन के दौरान क्या होगा? तो डायफ्राम क्या होगा? संकुचित होगा, स्थिल होगा। डायफ्राम में क्या आएगा? स्थिलन। डायफ्राम फैल जाएगा, स्थिलन होकर क्या हो जाएगा जी? गुंबद आकार हो जाएगा ना बाबू? क्या हो जाएगा? गुंबद आकार हो जाएगा। गुंबद आकार हो जाएगा ना बाबू? गुंबद आकार, कुछ ऐसा आकार का डायफ्राम हो जाएगा। गुंबद आकार हो जाता है। पसलियां सिकुड़ जाती है, न हो जाएगा। कम दाब हो, कम वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा। वक्ष गुहा में उच्च दाब उत्पन्न होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा जी? उच्च दाब उत्पन्न होने के कारण फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाएगी, निकल
जाएगी। ये बात को समझा बाबू? ये बात समझा? निश्वसन के दौरान क्या होगा? यहाँ पर कैसा युक्त वायु है? कार्बन युक्त वायु है। यहाँ पर कैसा दाब, यहाँ पर ये गुंबद आकार बन जाएगा और ये पसलियां क्या हो गई? सिकुड़ जाएगी। जहां पर यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयतन घटने के दौरान यहाँ पर कैसा दाब उत्पन्न होगा? उच्च दाब उत्पन्न होगा। उच्च दाब उत्पन्न के कारण यहाँ पर वायु किधर से किधर जाता है? उच्च दाब से निम्न दाब। फेफड़ा के अंदर, वक्षगुहा के अंदर उच्च दाब है तो इधर से वायु किधर जाएगी? बाहर की तरफ चले जाएगी। और ये प्रक्रिया मेरा प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? निश्वसन। क्या कहलाएगा? निश्वसन। इसी को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या कि उच्च दाब उत्पन्न हुआ है तो इसीलिए उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, समझा बात को? इसीलिए उसको नाम बोला जाता है बच्चों। तो यार यहां तक समझ गया ना? अब हम पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा कि निश्वसन और निश्वसन और निश्वसन में क्या अंतर है, तो बता दोगे? बता दोगे? इसमें क्या होता है, इसके दौरान कौन कौन सी घटना, इसमें निम्न दाब उत्पन्न होता है, उसमें उच्च दाब उत्पन्न होता है। ये सारे बातें लिख लोगे ना कि निश्वसन और निश्वसन में क्या अंतर है, तो आप ये समझ गए। अब हम पढ़ेंगे बाबू कि सांस लेना का और क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस लेना और श्वसन की क्रिया में क्या अंतर है, क्या आप लिखाएंगे? अच्छा, यहां पर समझाना अच्छा है कि नहीं? काहे कि श्वसन भी हम पढ़ लिए और सांस लेना भी पढ़ लिए, तो अब हमें ये बात समझना आसान हो गया। अच्छा, सांस लेने के दौरान हमारे नाक में सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रवेश करता है? नाइट्रोजन। निकलता कौन है? नाइट्रोजन ही निकलता है। 78% जाता है, 78% आता है। एपी नहीं पढ़ाए थे बात को? हाँ, चलिए ये सब समझने वाली बात। चलो मिटा दे बाबू, ये लिख लेना तो आप वहां पे। तो निश्वसन और निश्वसन में अंतर यहाँ पर हम नहीं लिखाते, क्या है कि तुम जान रहे हो, दोनों के बारे में लिखाई दिए हैं। इसमें होता है तो उसमें नहीं होता है, ये सारे बातें लिख लोगे, है ना? बोलो बाबू। अब लिखिएगा सांस लेना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रीदिंग। और श्वसन को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। तो लिखिएगा सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। तो यहां पर लिखोगे सांस लेना। क्या लिखो बाबू? सांस लेना। और इधर क्या लिखोगे? श्वसन। अरे श्वासोच्छ्वास तो सांस लेना ही नहीं हुआ रे। श्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। ऐसे क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। अच्छा, गलत लिखा हुआ है, BREATHING। अच्छा, इसी गलत हो तो कभी कभी बता दिया करो, मनुष्य है भैया। चलो इसमें हम अंतर समझते हैं बाबू। अच्छा, सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है और ये कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया, जैव रासायनिक विधि है। यह आंतरिक विधि है, यह तो लिखिएगा आगे। इसको लिख लो कि इसमें क्या होता है? यह एक यांत्रिक विधि मतलब भौतिक विधि है, मतलब हमारा इच्छा अनुसार ले लिए छोड़ दिए। ये यांत्रिक विधि है, भौतिक विधि है। ये यांत्रिक विधि है। श्वसन का सांस लेना कैसा विधि है? यांत्रिक विधि। यह जैव रासायनिक विधि है। 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 यह आंतरिक विधि है, यह जैव रासायनिक विधि है। अच्छा बाबू, सांस लेना कहाँ घटित होता है? फेफड़ों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका में। तो लिखिएगा सांस लेना कहाँ होता है? यह फेफड़ों के अंदर होती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है ना बाबू? यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया कोशिका में होती है। कोशिका में होती है।
इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, और इसमें ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। तो लिखिएगा इसमें ऊर्जा का निर्माण, इसमें ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन ग्लूकोज ने तोड़ते हैं इसमें ऑक्सीजन लेके। इसमें भोज्य पदार्थ का इसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें जी, इसमें कोई भी ऑक्सीकरण की क्रिया, इसमें कोई भी ऑक्सीकरण, कोई भी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। इसमें नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त नहीं तो ऑक्सीजन O2 युक्त, O2 युक्त वायु को फेफड़ों में तथा फेफड़ों में लाते हैं तथा CO2 युक्त वायु को बाहर करते हैं। समझा बच्चों? तो आपको हम पढ़ाएं अभी निश्वसन, सांस लेना जिसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और श्वसन में क्या अंतर है। आप जानते हैं कि यह कैसी विधि है? जैव रासायनिक विधि है। अच्छा, एक बात और लिख दो, है देखो जगह है नीचे। यह प्रक्रिया कहाँ, यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है, यह प्रक्रिया कोशिका। अच्छा, कोशिका में भी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यह बात लिख देना है, यहीं पर ऐड कर दे। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलो यहीं पर रहने दो। समझा बाबू? तो ये आपका किसका अंदर सांस लेना और श्वसन में हम अंतर समझ लिए। ठीक है, सांस लेना और श्वसन में अंतर समझ लिए। देखो लिख लेना बाद में। यस सर। जगह छोड़ ले जा बाबू, कहीं फिर रुकना पड़ जाएगा हमें। समझा? वैसे वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। बात को समझो कुछ बाबू रे। देखो अब क्या होता है, हमारा वायु तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक आया हुआ है। अब सुनो बाबू, फेफड़ों में लिखिएगा यहाँ पर, फेफड़ों में हल्ला ने, फेफड़ों में कुपिका के पास क्या पाया जाता है? अत्यंत महीन रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फेफड़ों में कुपिका के पास अत्यंत पतली रक्त वाहिनियां मौजूद होती है।
ठीक है बाबू, जैसे में प्यारे बच्चों ये कुपिका है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर पतली पतली रक्त वाहिनियाँ, यहाँ पर ये कुपिका देख रहे हैं ना जी आप, ये कुपिका के पास पतली पतली रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियाँ। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आया हुआ है, ये ऑक्सीजन को कौन समाहित कर लेगा? रक्त। देखो रक्त में क्या होता है? रक्त को ही रुधिर बोलेंगे, रक्त बोले या रुधिर। रक्त में मौजूद होता है, रक्त में मौजूद होता है आरबीसी। क्या मौजूद होता है? आरबीसी, जिसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कण, आरबीसी रहता है। और आरबीसी के कणों में मौजूद रहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या मौजूद रहते हैं? हीमोग्लोबिन मौजूद रहते हैं। हीमोग्लोबिन, इसको हम सूचित कर देंगे क्या चीज से? एचबी से। ठीक है, हीमोग्लोबिन है, ये लिखेंगे हीमोग्लोबिन क्या कार्य है। रुधिर रक्त में क्या मौजूद रहते हैं? आरबीसी। आरबीसी में क्या मौजूद रहेंगे? हीमोग्लोबिन। कैसे सूचित करेंगे? एचबी से। तो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं बाबू। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, वाहक मतलब आने ले जाने का कार्य करता है। वाहक मतलब लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो लिखें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। क्या होता है? वाहक होता है, मतलब लाने ले जाने का कार्य करता है। बात को आगे ऐसे समझो, यहाँ पर ऑक्सीजन आया हुआ है और इस तरफ से क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर हमारा अत्यंत महीन महीन रक्त केशिकाएं, ये क्या है आपका? रक्त केशिकाएं है। क्या बाबू? रक्त केशिकाएं, अत्यंत महीन महीन नस है रक्त केशिकाएं। और रक्त केशिकाएं में क्या मौजूद रहेंगे बाबू? रक्त केशिकाएं में आपका मौजूद रहेंगे रक्त। रक्त केशिकाएं में क्या मौजूद रहेंगे? और रक्त में देखो रहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहेंगे। ये सारे ठोस कण रहेंगे, ठोस कोशिकाएं होंगे। उसमें से आरबीसी में, किसमें? आरबीसी में, जो पेड़ा आकार के होता है। आरबीसी में, आरबीसी में क्या मौजूद? आरबीसी में मौजूद रहेंगे, आरबीसी में मौजूद रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? ये एक तरह से कहें तो गाड़ी है इसके लिए। वाहक मतलब कि लाने ले जाने का काम जैसे हम लोग को गाड़ी करता है ना, वैसी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है वो आने ले जाने का कार्य करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या करेगा बच्चों? ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है, आने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, पिटा जाएगा बाबू, यहाँ तक समझ गया ना? इसके आगे हम लिखाते हैं। गलबात करोगे, सोचोगे, लिख भी ले। देखो बाबू, पहला लिखिएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी रूप से रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या? ऑक्सी। लिखिएगा हीमोग्लोबिन, लिखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं, आगे इसके आगे लिख दो। हीमोग्लोबिन जो होता है ना बाबू, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाएं तक पहुंचाने का भी कार्य, वही बात लिखाए हैं, हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक, सभी, शरीर किससे बनल है? कोशिकाओं से मिलकर बनल है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य नहीं, आगे पहुंचाने का कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़ा तक लाने का कार्य करता है। लाने का कार्य
करता है। कुछ ऐसे समझो बच्चों, मान लिया जाए हमारा ये फेफड़ा है, क्या है जी? फेफड़ा है, ठीक है बाबू, ये फेफड़ा है। फेफड़ा में कौन सा गैस आया हुआ है? फेफड़ा में क्या आया हुआ है? फेफड़ा में ऑक्सीजन नहीं आया हुआ है रे। फेफड़ा में क्या आया हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाएगा? कहाँ तक? कोशिका तक। ये मेरा फेफड़ा है। फेफड़ा नस के थ्रू, नस में ये ले जाने का काम कौन करेंगे? कौन करेंगे? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जुड़ जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हेमोग्लोबिन जुड़ जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये बना लेंगे रासायनिक अभिक्रिया करके। देखो इधर तीर के निशान दिए हैं, साथ ही साथ मेरा तीर के निशान इधर भी है। मतलब अगर इधर से इधर बन सकता है तो इधर से इधर तीर का निशान गया है। आई उत्क्रमित रासायनिक अभिक्रिया, इससे इधर कर्म जा सकता है तो इधर से, इसीलिए बोल रहे हैं कि अस्थायी रूप से बनाता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट बना लेता है। समझा? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कोशिका के पास जाकर फिर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फेफड़ा में देखा ना कि फेफड़ा में देखा हीमोग्लोबिन इंतजार करता है, आओ रे ऑक्सीजन में, आओ आओ। ऑक्सीजन में आता है, कहता है चलो खोपचे में, खोपचे में लेकर चल के कहाँ लेकर चल जाता है? कोशिका के पास, और वहाँ जाके छोड़ देता है। फिर कहता है कौन उधर से आओगी, आओ। फिर उसको किसको बैठा के लेके चलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बैठा कर लेके चलाता है। तो देखो यहाँ से फेफड़ा से कहाँ, फेफड़ा से हीमोग्लोबिन कहाँ ले जा रहा है ऑक्सीजन को? कोशिका। और कोशिका में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हेमोग्लोबिन बैठा के किसको यहाँ पर लेकर चलाता है? फेफड़ा तक। रोड देखो जा रहा है, समझा बाबू? फेफड़ा से कहाँ जाता है? कोशिका के पास। कौन ले जाता है? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अस्थायी रूप से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ऑक्सीगोमो। कहाँ तक पहुंचाता है? क्या एक ही कोशिका? नहीं, शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य। और कोशिका में क्या बनता है श्वसन क्रिया के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा प्राप्त होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? बेकार है, हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ तक लाता है? फेफड़ों तक लाएगा, ठीक है जी। अब फिर हीमोग्लोबिन फिर केकरा साथ अभिक्रिया कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा? समझा बात को बाबू? तो यही बात को हम लिखाते हैं, यही बात को लिखाते हैं। ये बात समझा? ये डायग्राम तुम्हें कुछ समझाया बाबू? तो लिखो पहला बात में क्या हुआ? फेफड़ों हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लिखिएगा स्टार देके, लिखिएगा बाबू। हीमोग्लोबिन क्या है? एक लाल रंगवर्णक है। हमारा खून लाल किसके कारण होता है? ये सारा हीमोग्लोबिन के बाद पढ़ाएंगे जब आपका परिवहन तंत्र पढ़ाएंगे तो, ठीक है? रक्त पढ़ाने लगे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अस्थायी रूप से, अस्थायी की परमानेंट है बाबू? अस्थायी रूप से कैसा यौगिक बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है बाबू? अस्थायी रूप से क्या बनाता है? यही बात को लिख देते हैं। हेमोग्लोबिन किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है? अब क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब फिर कोशिका के पास फिर छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? ऑक्सीजन को। फिर ये हो जाता है
हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन फिर अलग। तो ये अस्थाई परमानेंट रहता तो एक के दिन तीर के निशान रहता, अस्थाई रूप से तो मतलब इधर से इधर जाता है, फिर ये हीट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बाबू, ये कोशिका तक ऑक्सीजन को छोड़ आता है और फिर किसको लेने के लिए तैयार रहेगा, क्या कि ऑक्सीजन का ये क्या होता है, वाहक होता है। फिर क्या करेगा बाबू, ये पहला प्रक्रिया हुआ। दूसरा में क्या होगा, हीमोग्लोबिन किससे, कार्बन डाई ऑक्साइड, हल्ला ने बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अस्थायी रूप से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब ये हीमोग्लोबिन अब किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना लेगा, HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर ये फिर इधर बन जाएगा, फिर ये कहाँ छोड़ देगा, फेफड़ों के पास छोड़ देगा। अब फेफड़ा विसरण विधि द्वारा बाहर, फिर फेफड़ा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ आपका कौन सा लेसन समाप्त हुआ बाबू, श्वसन की क्रिया, यहाँ पर आपका ये लेसन समाप्त होती है, समझ। हाँ, यहाँ पर ये लेसन आपका क्या हुआ, समाप्त होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म है, हीमोग्लोबिन क्या होता है बाबू, एक लाल रक्त का बनना। हाँ, लिख लोगे, ये लिखना जरूर। हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक लाल रक्त को कैसा रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है, और ये ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। बात को सुनो बाबू, ये इसका प्यार जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका प्यार क्या रहता है, ज़्यादा रहता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा इसका एफिनिटी है, लगाव है। तो जब हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो वो ऑक्सीजन ना लेकर किसको ले लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिगरेट बीड़ी लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर सारे कोशिका तक गंध मचा देता है, खराब कर देता है। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि वो चीज़ ना ले, धूम्रपान से दूर रहें, क्योंकि आपके पूरे शरीर में क्या फैलेंगे। हाँ, हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज है जी कि जब आदमी मरता है तो उसके मुंह में आग दिया जाता है, जिसको कहते हैं मुखाग्नि। आज के ज़माने में क्या हो गया है, लोग तो मुंह में आग हमेशा ले रहे हैं, है कि ना भैया। तो ये तो पूरा धर्म के तोड़ रहा है एक तरह से, मुंह में आग लेना ही हिंदू धर्म में पाप है। काहे कि मुंह में आग कब लिया जाना चाहिए था, जब मरने पर मुखाग्नि, उसका बेटा मुखाग्नि देता है या उसके परिवार के लोग मुखाग्नि मतलब मुख में अग्नि देते हैं। और हाँ, मुखाग्नि उसे कहते हैं। और आजकल लोग, युवा लोग या कोई भी व्यक्ति मुंह में आग कभी भी ले रहा है नहीं। तो ये धर्म के विरुद्ध है कि नहीं। कोई धर्म को क्या मान रहा है, एक तरह से धर्म के विरुद्ध कोई भी कहता है कि हम बड़ा धार्मिक है, तो ये भी तो धर्म का विरोध है हुआ। मतलब आपको सिगरेट बीड़ी खाने से ये मना किया गया है, समझा। ये तो ये सब से दूर रहें, आप अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखें। और बात सुनो ना, जब आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो आपका कई कुपिका बैठेगा कि नहीं, कई कुपिका क्या होते रहती है, डैमेज होते रहती है। आपका दिन पर दिन कुपिका की संख्या क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ऐसा माना जाता है दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, माना नहीं जाता हकीकत में। दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ कहा जाता है कि आधा घंटा दिल्ली घूर लो रास्ता में, वो आपको उतना ही हानि पहुँचाएगा जितना एक सिगरेट पी लो। हाँ, इतना खराब वहाँ है, जलवायु है, समझा। तो बाबू ये सब अच्छा, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखो, काहे कि आप जो सुरक्षित रहेगा ना,